हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज है संडे और संडे के दिन हम लोग रिवाइज करते हैं जितना भी वीकली पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना आप चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं और जब एग्जाम्स में बैठे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भूल रहे हैं चीज़ों को। तो वहाँ पर ये रिवीजन वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आफ्टर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, हु इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द यूएई। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएई की विजिट पर हैं और 1981 के बाद विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऑल्दो इनके कार्यकाल में ये इनकी 5th विजिट है, लेकिन उसके बीच में कोई भी प्राइम मिनिस्टर यूएई की विजिट पर नहीं गए। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रो विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सिंक्रो जो समाचारों में देखा गया था किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्विमिंग से रिलेटेड है सिंक्रो। प्रीवियसली इसको सिंक्रो के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रेजेंटली इसको आर्टिस्टिक स्विमिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश सीएम राइज स्कूल्स। किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। हाल ही में सीएम राइज स्कूल्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है और इसका जो एम है वो यही है कि स्टेट में हाई क्वालिटी एजुकेशन को अवेल करवाना, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 9000 सीएम राइज स्कूल्स को इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है, डिसीजन लिया है। और सबसे पहला स्कूल जो कि गुलाना विलेज है एक शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इनॉग्रेट किया है। और सीएम ने ये भी कहा है कि जो भी ये स्कूल्स इस्टेब्लिश करे जाएंगे वो इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, ज्यूरिस्ट रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको डेडिकेटेड रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द सब्सिडाइज्ड चना दाल सोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर्स अफेयर। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा बेची जाने वाली सब्सिडी वाली चना दाल का ब्रांड नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, भारत दाल। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने, जो इसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि सब्सिडाइज्ड चना दाल को सेल किया जाएगा और इसकी जो ब्रांड होगी, इसका जो ब्रांड नेम होगा वो होगा भारत दाल और कॉस्ट होगी 60 रुपीज़ पर केजी। इसका पर्पस क्या है कि पल्सेस को अफोर्डेबल रेट में जो है हर सिटीजन को, हर कंज्यूमर को अवेल करवाया जाए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू लीड यूएस नेवी। अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि एडमायरल लिसा फ्रेंचेट्टी हैं अमेरिका की, जो कि वहां की यूएस नेवी को लीड करेंगी। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज बिकम 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन सा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5वां सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि जो विराट कोहली हैं उन्होंने एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है। साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर हैं जैकिस कैलिस, उनको हरा करके वो 5th हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज पास्ड मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पारित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हाल ही में मिनिमम गारंटी इनकम बिल लेकर आई है और इसका पर्पस यही है कि जो यहाँ के एडल्ट पॉपुलेशन है उनको वेजेस और पेंशन प्रोवाइड करवाना। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि हाल ही में इंडिया ने डिसीजन लिया है कि जो भी नॉन बासमती राइस है, वाइट राइस,
उसको बैन किया जाएगा, उसके एक्सपोर्ट को बैन किया जाएगा, सो दैट कि डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सके। डोमेस्टिक प्राइसेस राइस की बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर किसी नेशन को बहुत ही इसकी ज़रूरत है तो उसके स्पेशल रिक्वेस्ट पर एक्सपोर्ट किया जाएगा राइस। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एजेंसी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? विदेश व्यापार महानिदेशालय एजेंसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये एक बॉडी, एक एजेंसी है, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये फंक्शन करती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका रोल यही है कि फॉरेन ट्रेड और से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो लॉज हैं, उनको इन्फोर्स करना और इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को बूस्टअप करना, उनको प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन पीएम पेड ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद ऑन हिज जयंती, हु हैज़ गिवन हिज नेम आज़ाद? हाल ही में भारतीय पीएम ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनका नाम आज़ाद किसने रखा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जस्टिस पीएम खरेघाट ने चंद्रशेखर आज़ाद का जो टाइटल है आज़ाद, वो दिया था। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को एक प्रिंसली स्टेट था अलीराजपुर, उसके विलेज भावरा विलेज में हुआ था। इनका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक एसोसिएशन फॉर्म करी गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके ये एक्टिव मेंबर रहे थे। उसके अलावा आपने सुना होगा कि एक काकोरी कांड हुआ था हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 में, तो उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड फॉर मिशन शक्ति स्कूटर योजना? मिशन शक्ति स्कूटर योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है, अप्रूवल दिया है, सो दैट कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके मेंबर्स को और कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को मोबिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अंतर्गत एक 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बेनिफिशियरीज हैं वो स्कूटर को परचेज कर सकें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवल शिप किरपान हैज रिसेंटली बीन हैंडेड ओवर टू विच कंट्री? भारतीय नौसेना का जहाज किरपान हाल ही में किस देश को सौंपा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि हाल ही में एक इंडियन नेवल शिप है किरपान जिसका नाम, उसको इंडियन नेवी से डीकमीशन कर दिया गया है और वियतनाम की जो आर्मी है, नेवी है, वियतनाम पीपल्स नेवी, उसको हैंड ओवर कर दिया गया है। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना विल बी इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भारत के किस राज्य में लागू की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को इम्प्लीमेंट करने का फैसला ली है और इसका पर्पस यही है कि जो भी स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो कि कभी कभी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, और इसके लिए सोलर फेंसेस को इंस्टॉल किया जाएगा एग्रीकल्चर फार्म्स में, और सो दैट कि एनिमल्स को कोई हार्म भी ना हो और उनसे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व डूबना रोकथाम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था सेलिब्रेट करना वो 2021 में किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, सो दैट कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि जो ये ड्रोनिंग होती है उसका फैमिलीज पर, कम्युनिटीज पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली फॉर्मली सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुप? हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन प्रस्तुत किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि हाल ही में अल्जीरिया ने अपना फाइनल फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है ब्रिक्स नेशन को ज्वाइन करने के लिए।
ब्रिक्स नेशन के कौन कौन से, इस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनको हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें 5 नेशंस हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है विच रॉकेट ऑफ इसरो विल बी कैरिंग द इमेजिंग सैटेलाइट ऑफ सिंगापुर। इसरो का कौन सा रॉकेट सिंगापुर के इमेजिंग उपग्रह को ले जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो PSLV C56 रॉकेट है इसरो का, वो सिंगापुर की इमेजिंग सैटेलाइट को कैरी करेगा ऑर्बिट में। ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, वहां पर इसको ले जाएगा और इसका वेट रहेगा 360 kg। इसको 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस फंक्शंस एज नोडल एजेंसी अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान भारत के किस मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर के अंडर ये पर्टिकुलर बॉडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस फंक्शन करती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1956 में मुंबई में हुआ था और बाद में इसको एज अ नोडल एजेंसी डेजिग्नेट किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर। और इसका जो एम है, जो फंक्शन है, वो यही है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करना और कोऑर्डिनेशन देना। अगला क्वेश्चन है प्रणव सेन कमेटी इज सेटअप रिसेंटली, इट इज एसोसिएटेड टू व्हाट। जो प्रणव सेन समिति हाल ही में स्थापित की गई है, इसका संबंध किससे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी ऑफ NSO। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की मेथोडोलॉजी को रिव्यू करने के लिए प्रणव सेन कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया है हाल ही में। और बेसिकली अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो डेटा कलेक्शन प्रोसेस है इंडिया में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं, बायसनेस है, तो उसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रणव सेन कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट एन आसियान मेंबर। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक 10 मेंबर रीजनल ग्रुप है जो कि इसके मेंबर्स के बीच में जो नेशंस इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है, मेन एम है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में। इसका सेक्रेटरीट जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके नेम्स यहाँ पर मेंशन है। अगला क्वेश्चन है सेंडाई फ्रेमवर्क इज इन यूज, इट इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंडाई फ्रेमवर्क चर्चा में है, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये फ्रेमवर्क बेसिकली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से एसोसिएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 2015 से 30 तक है। इसको अडॉप्ट किया गया था 2015 में। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर। सेंडाई जापान सिटी में हुई थी ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। वहीं पर सेंडाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था सो दैट कि अलग अलग प्रैक्टिसेस को और जो भी ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट किया जा सके डिजास्टर्स को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए कि जो CDRI है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में जो है इंट्रोड्यूस किया था। एक मीटिंग हुई थी 23 सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में और उस मीटिंग का जो टाइटल था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट। उसी दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने CDRI का को इंट्रोड्यूस किया था सो दैट कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको इतना रेजिलिएंट बनाया जा सके कि क्लाइमेटिक या फिर जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उस टाइम पर ज़्यादा डैमेज ना हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है द ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2023 वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री। ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित की गई।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि इंग्लैंड में ओपन गोल्फ चैंपियनशिप को जो है आयोजित करवाया गया और एक इंडियन गोल्फर हैं शुभांकर शर्मा, उनकी 8th पोजीशन रही इस चैंपियनशिप में। वो उत्तर प्रदेश के झांसी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल विनर की बात करें ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2023 में, तो वो हैं ब्रायन हार्मन, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ पीएम डिवाइन स्कीम विच इज इन न्यूज। चर्चा में चल रही पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एक ये स्कीम 12 अक्टूबर 2022 को अप्रूव की गई थी, जिसका नाम है पूरा प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका टारगेट यही था कि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे कि आप नागालैंड की बात करें, मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम, तो इन सभी स्टेट्स को डेवलप करना, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इनमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, ये इस स्कीम का टारगेट है। और इसका ड्यूरेशन है 4 साल का, 2022-23 से 2025-26 तक ये कंटिन्यू रहेगी। आउटले की बात करें, बजट आउटले की, तो वो है 6,600 करोड़, सॉरी यस 6,600 करोड़ रुपीज। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द विंड्स पोर्टल। हाल ही में किस मंत्रालय ने विंड्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उसके द्वारा ये विंड्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी फार्मर्स हैं उनको वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड कर देना। और इस स्कीम को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था और ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इसका टारगेट यही है कि जो भी पोस्ट फार्मिंग के बाद जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, डिजीजेस की वजह से जो फार्मर्स को लॉस होता है, तो उनको वहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कौन सा देश आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इंडिया 2023 की जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाली है उसको होस्ट करेगा और इसकी बिगिनिंग होगी 5 अक्टूबर से और कंटिन्यू रहेगा 19 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट। भारत के किस राज्य को लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि नागालैंड को हाल ही में जो है ये लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लंपी स्किन डिजीजेस के केसेस बहुत बड़े लेवल पे जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर हम बात करें लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, तो ये पॉक्स वायरल डिजीज़ है जो कि कैटल्स को बहुत अफेक्ट करती है। उसकी जो कैटल्स होती हैं उनकी स्किन इस तरीके से हो जाती है। और कौन सा वायरस की किस वायरस की वजह से ये होती है, तो वो है कैप्रीपॉक्स वायरस, जिसको नीदलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन न्यूज रिसेंटली। हाल ही में खबरों में रहे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि जो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और फ्रांस की सिटी है। और इसका फैक्ट देखें कि कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो 1924 में वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिलीटेड जॉब कार्ड्स अंडर मनरेगा स्कीम। मनरेगा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। भारत सरकार ने हाल ही में मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड्स हटा दिए हैं। मनरेगा किस वर्ष शुरू किया गया था। तो मनरेगा जो स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में। और इसका जो प्राइमरी गोल है वो यही है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर लोगों को उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर
किया जाए, उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इन्हांस किया जाए 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाकर, और ये राइट टू वर्क को गारंटी करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट इंडियन अंडरटेकिंग टू जॉइन एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस अध्ययन समूह में शामिल होने वाला पहला भारतीय उपक्रम बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो फर्स्ट इंडियन अंडरटेकिंग है जिसने एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन किया है हाल ही में। और अगर हम इसकी बात करें एशिया फाइनेंस स्टडी ग्रुप की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 2021 में। इसका टारगेट है कि जो भी सस्टेनेबल ट्रांजिशन फाइनेंस हैं उनको एशियन कंट्रीज़ में प्रमोट करना, और जो पावर फाइनेंस कंपनी है वो एक सीपीयू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। अगला क्वेश्चन है, Who will be honored with the Rising Superstar of Indian Cinema Award? भारतीय सिनेमा के उभरते सुपरस्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कार्तिक आर्यन, ऑप्शन सी। यानी कि जो ये एक इंडियन एक्टर हैं कार्तिक आर्यन, उनको राइजिंग सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 11 अगस्त 2023 को एक ये 40th इंडियन फिल्म फेस्टिवल आयोजित करवाया जाएगा, उसी दौरान इनको सम्मानित किया जाएगा इस पर्टिकुलर अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स विल बी होस्टेड बाय गुजरात इन 2024? 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के किस संस्करण की मेजबानी गुजरात द्वारा की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 69, यानी कि ऑप्शन जो डी है। जो हाल ही में 69th एडिशन फिल्म फेयर अवार्ड्स का है वो गुजरात में आयोजित करवाया जाएगा 2024 में। और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है और वर्ल्ड वाइड मीडिया, उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है सो दैट कि गुजरात स्टेट को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि 26 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम के रूप में बनाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2015 में यूनेस्को के कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और इसका पर्पज़ यही है कि मैनग्रोव इकोसिस्टम का हमारी लाइफ में कितना क्रिटिकल रोल है, तो इसको समझना, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना और इसके प्रिजर्वेशन के लिए स्टेप्स लेना। तो ये इसका टारगेट है। यूनेस्को से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। एस्टैब्लिशमेंट इसका 16 नवंबर 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has received the British PM's Point of Light Award? ब्रिटिश पीएम का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि मोक्षा रॉय, जो कि एक 11 ईयर इंडियन ओरिजिन गर्ल है ये मोक्षा रॉय, इनको ब्रिटिश पीएम्स पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। इनका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, कंजर्व करने में कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए इनको ब्रिटिश का ये पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज हैव रिसेंटली अग्रीड टू फोस्टर बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स? हाल ही में कौन से दो देश युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। हाल ही में इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में एक समझौता हुआ है कि दोनों कंट्रीज के जो रिसर्चर्स हैं और स्टार्टअप्स, उनको बायलैटरली एक्सचेंज किया जा सकता है इन द फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया जो है अर्जेंटीना का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और अर्जेंटीना साउथ अफ्रीका की 2nd लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील के बाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग इनको याद रखिए। इन विच ईयर नेशनल वुमेन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि 1992 में नेशनल वुमेन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक्ट के थ्रू पास किया गया है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसका फंक्शन यही है कि वुमेन से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स हैं इंडिया में उनको रिव्यू करना और वुमेन रिलेटेड इश्यूज को रिड्रेस करना, उनके लिए उनका इन्वेस्टिगेट करना, उन पे वर्क करना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू पास अ लॉ फॉर द वेलफेयर्स ऑफ गिग वर्कर्स। गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। हाल ही में गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक लॉ को पास करने वाला पहला स्टेट बन गया है राजस्थान। गिग वर्कर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है उसके बाहर ये गिग वर्कर्स काम करते हैं। एक टेम्प्रेरी जॉब्स होती हैं ये, जैसे कि जो ओला और स्विगी में जो वर्कर्स होते हैं उनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। और फ्यूचर में गिग इकॉनमी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बनने वाली है इंडिया में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैंपेन मेरी माटी मेरा देश, व्हाट इज द एम ऑफ दिस कैंपेन। भारत सरकार ने हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ मार्टर्स। जो भी हमारे देश के शहीद हैं उनका जो सेक्रीफाइस रहा है देश के लिए, तो उनको ऑनर करना, उनको सम्मानित करने के लिए ये पर्टिकुलर जो ये कैंपेन चलाया जा रहा है इंडिया में। और इस जो ये कैंपेन है इसमें एक और भी टारगेट रखा गया है कि इसमें एक अमृत वाटिका को डेवलप किया जाएगा अलोंग विद दी कर्तव्य पथ। जो न्यू दिल्ली में कर्तव्य पथ है उसके जो आसपास का एरिया है वहाँ पर अमृत वाटिका बनाया जाएगा, यानी कि ये एक गार्डन होगा और इसके लिए जो सॉइल्स कलेक्ट करी जाएगी वो कंट्री के अलग अलग पार्ट से कलेक्ट करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागालैंड टू प्रिजाइड ओवर राज्यसभा। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बन गई हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो एस फेंगनॉन कॉन्यक है नागालैंड की, वो फर्स्ट वुमेन एमपी बन गई हैं जो कि राज्यसभा को प्रिजाइड करेंगी। अगला क्वेश्चन है पीएम वानी स्कीम हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, इट इज एसोसिएटेड टू व्हाट। पीएम वानी योजना हाल ही में खबरों में रही है, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड करने के लिए पीएम वानी स्कीम को इंडिया में लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था 9 दिसंबर 2020 को और इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस। पर्पस जैसा कि हमने देखा कि जो ऐसे एरियाज हैं जो अंडर सर्व्ड हैं या रूरल एरियाज हैं, तो रिमोट एरियाज हैं इंडिया में, उनको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करना। और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है और अगर अवेलेबल है भी इंटरनेट तो वहाँ पर अफोर्डेबल नहीं है, तो अफोर्डेबल इंटरनेट को अवेल करवाने का जो टारगेट है वो इस स्कीम का है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। निम्नलिखित में से कौन विश्व शहर संस्कृति मंच में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि बेंगलुरु, जो कर्नाटका की कैपिटल है, फर्स्ट इंडियन सिटी बन गई है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम को ज्वाइन करने वाली। अभी तक ये अगर हम बात करें वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की, तो ये सिटीज का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि इस बात पे फोकस करता है, स्टडी करता है कि कल्चर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और इसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का फंक्शन है इस पर्टिकुलर फोरम का। अभी तक 40 सिटीज इस फोरम का पार्ट थी, लेकिन अब बेंगलुरु 41st सिटी बन गया है टू ज्वाइन दिस फोरम। अगला क्वेश्चन है इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम एट विच प्लेस। भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, हाल ही में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और ऐसा माना जा रहा है कि ये एक
लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन साइट होने वाली है इंडिया में। यहाँ पर ही G20 की समिट को आयोजित करवाया जाएगा। ये एक वेन्यू प्लेस होगा। इसकी कॉस्ट थी 2700 करोड़ रुपीस और इसका शेप जो है वो एलिप्टिकल शेप है। इसकी इंस्पिरेशन शंख से ली गई है, यानी कि जो कॉन्च शेल होती है उससे। आप इसका शेप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ईडी। हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ ईडी ऑफ इंडिया? जो इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट है उसका डायरेक्टर अभी हाल ही में कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो SK मिश्रा हैं वो इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर हैं। इनका पूरा नाम है संजय कुमार मिश्रा। इनका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 15 सितंबर तक। और अगर हम इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1956 को। इसका फंक्शन है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। अगला क्वेश्चन है, विच एसोसिएशन हैज बीन ग्रांटेड दी ऑफिशियल रिकॉग्निशन एज द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया? भारत में किस संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा दिया गया है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और अगर हम बात करें हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में तो इसका फॉर्मेशन 15 जून 1972 को हुआ था। इसके प्रेसिडेंट हाल ही में दिग्विजय चौटाला हैं। और इससे क्या बेनिफिट रहेगा? इससे जो भी ये स्पोर्ट है उसको कंट्री के अंदर प्रमोट एंड रेगुलेशन का काम करेगा ये पर्टिकुलर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अनाउंस्ड द विनर ऑफ द माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023? माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि ये शंकरी चंद्रन को माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं और इनकी नॉवेल है चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स। यहाँ पर इसका टाइटल देख सकते हैं, इस फ्रंट पेज को देख सकते हैं बुक के। तो इसके लिए इनको इस पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिए। हु हैज बिकम इंडियाज 83rd ग्रैंड मास्टर एट बील चेस फेस्टिवल? बील शतरंज महोत्सव में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि जो आर्यन चोपड़ा हैं जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनको 83rd ग्रैंड मास्टर के टाइटल से नवाजा गया है। इनको ये अचीव हुआ है टाइटल। एक फेस्टिवल हुआ था बील चेस फेस्टिवल 2023 स्विट्जरलैंड में, उसी दौरान इनको ये टाइटल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन रेलवे स्टेशन रिसीव्ड यूनेस्कोज एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो मुंबई का बाईकुला रेलवे स्टेशन है उसको हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए एक इस पर्टिकुलर अवार्ड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्मोक एंड एशेस बुक रिटन बाय हु? ये एक बुक है स्मोक एंड एशेस, उसको किसने लिखा है, इसके ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि अमिताभ घोष की ये बुक है स्मोक एंड एशेस। और इसमें इन्होंने ओपीएम का जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट किया है कि किस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री को शेप करने में ओपीएम का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सो दैट कि एक बड़ी पॉपुलेशन को इससे बेनिफिट मिल सके। और इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।